नमस्कार, डिजाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इस वक्त इंदौर अपने भयावह दौर से गुजर रहा है। पिछले कई सालों में इंदौर ने ऐसी विभीषिका, इंदौर ने ऐसा संकट, इंदौर ने ऐसा संतरास नहीं देखा होगा जिस वक्त जो इस तरह का उसे इस वक्त देखने को पड़ रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और शासन प्रशासन की जो प्रयास हैं वो विराट प्रयास होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बोले साबित हो रहे हैं। लगातार कोशिशें जारी हैं शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और जन के स्तर पर, लेकिन कोरोना की बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है और इसलिए संकट बड़ा से बड़ा विकराल होता जा रहा है। इस संकट से निपटने का क्या तरीका हो सकता है, शासन प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है, इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा में क्राइसिस मैनेजमेंट के गुरु माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनकी जो खास पहचान है, उनकी जो विशेष पहचान है वो आपदाकालीन व्यवस्थाओं में क्राइसिस मैनेजमेंट की पहचान है। याद कीजिए, सिंहस्थ मेला जब ताबड़तोड़ व्यवस्थाएं करनी थी तो कैलाश विजयवर्गीय ने रात दिन एक कर रात भर जाग कर चंद दिनों में एक कामयाब सिंहस्थ का आयोजन कर डाला था। याद कीजिए, जब पुनासा डूबने वाला था, पुनासा को खाली कराना था और नया हरसूद बनने जा रहा था, नया छनेरा जब डूबने जा रहा था, नया हरसूद बनने जा रहा था, तब उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय ने वहाँ रात दिन एक कर न केवल उसको खाली करवाया था बल्कि विस्थापन का कार्य भी करवाया था। तो इसी तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट के में माहिर हैं कैलाश जी से। हम चर्चा करेंगे कि इस समय जब इंदौर अपने भीषणतम दौर से गुजर रहा है, उनके दिमाग में क्या योजनाएं हैं और वो इस योजनाओं को किस तरह से फलीभूत कर पा रहे हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कैलाश जी आपसे कि ये इतने संकट के दौर में मुझे लगता है कि आपने भी अपने जीवन में पहली बार इस तरह की विभीषिका देखी होगी। किस तरह की कार्य योजनाओं को लेकर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की उस टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं जो मुख्यमंत्री को सलाह देने का काम करती है। तो इंदौर चूंकि आपका अपना शहर है, मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना की मार भी है। क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए, प्लानिंग बहुत अच्छी है। जिला प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, इवन पत्रकार भी बहुत सकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी टीम बन गई है और उस टीम के माध्यम से ये जो विभीषिका आई है ये मुझे लगता है कि चंद दिनों की मेहमान है। और ये बात सही है कि आपने अपने बात के प्रारंभ में कहा कि एक इंदौर बहुत बड़े संकट में है। मैं इसे बहुत बड़ा संकट नहीं मानता। जो संकट था वो ख़त्म हो गया, अब हमारे सामने और छोटे छोटे जो क्लस्टर में संकट बचा उसको भी हमने करीब हमारे जिला प्रशासन के निगाह के अंदर है और उसमें भी हम एक अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे सफाई में नंबर 1 था इंदौर, वैसे कोरोना शून्य होने में भी इंदौर नंबर 1 होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं आपका ट्वीट देख रहा था, आपने कहा था कि जिस तरह से कर्नाटक इससे बाहर आया, भीलवाड़ा इससे बाहर आया, छत्तीसगढ़ बाहर आया, उस तरह के प्रयास हमको इंदौर में भी करने चाहिए। वो प्रयास क्या है? देखिए, हमने 11 क्लस्टर में इंदौर को बनाया है। वहाँ पर ऐसा एक ऑफिसर को रखा है जो निर्णय लेने के लिए सक्षम है। तो 11 ही स्थानों पर ऐसे लोग हैं। उनका कोऑर्डिनेशन मेडिकल टीम से, उनका कोऑर्डिनेशन प्रशासनिक टीम से, उनका कोऑर्डिनेशन पुलिस की टीम से। इन 11 ही स्थानों पर पुलिस के भी सक्षम अधिकारी हैं, प्रशासन के भी सक्षम अधिकारी हैं और उन सबका संबंध मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ से भी है और यहाँ तक कि वहाँ के जनप्रतिनिधि से भी। सबसे कहा गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर हर दल के राजनेता से संपर्क करके वहाँ के जन सामान्य की सुविधा असुविधा का ध्यान रखकर हमें उनकी पूरी जवाबदारी का निर्वहन करते हुए उनकी सारी असुविधाओं को सुविधा में बदलना है, ये हमने कहा। फिर इसके अलग अलग पार्ट, एक तो जनता की परेशानी लॉकडाउन के कारण, दूसरा पेशेंट्स का परिवार, फिर उनको किस तरीके से समझाना। एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो हुआ एक विशेष वर्ग के अंदर, इस प्रकार का भ्रम फैला दिया कि हमको कोरोना हो ही नहीं सकता और इस प्रकार के सोशल मीडिया में दुष्प्रचार किया गया कि
कुछ नहीं, हम तो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे और हमको कोरोना होगा ही नहीं और हमें कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं। तो लोगों ने छुपाया बहुत कुछ कर। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है इस बात का कि उस वर्ग के राजनेता, उस वर्ग के धार्मिक नेता, हमने सबसे बात की और सब ने पूरे समाज को समझाया और आज पूरा समाज प्रशासन का सहयोग कर रहा है, प्रशासन के साथ खड़ा है। कहीं पर भी कोई बीमार होता है तो सीधे पता लगाया जाता। पर पहले जो बैकलॉग था, जिस प्रकार आपने कहा कि इंदौर, जब हम संक्रमित लोगों की संख्या देखते हैं तो एक डर लगता है। लगभग 900। लगभग 900। पर मैं इसमें से कह रहा हूँ कम से कम 700 लोग स्वस्थ होकर जाएंगे। कम से कम बता रहा हूँ 700 लोग स्वस्थ होकर जाएंगी। इतनी अच्छी मेडिकल व्यवस्था अलग अलग अस्पतालों में हमारी डॉक्टरों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम काम करती है। कैलाश जी, इंदौर की परंपरा नहीं है जो रानीपुरा में हुआ कि डॉक्टरों के ऊपर पानी मुंह में लेकर थूका गया, जो टाटपट्टी बाखल में हुआ, जो चंदन नगर में हुआ और जो आज विनोबा नगर में हुआ। ये इंदौर की परंपरा नहीं है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हो, पुलिस पर हमला हो। ये सब हो गया और इंदौर के जनप्रतिनिधि खामोश रहे, घर बैठे रहे। थोड़ी बहुत सक्रियता आपकी दिखाई दी शुरू से, आप चंदन नगर भी गए, आप दस्तूर गार्डन भी गए, आप अरविंदो भी गए, लेकिन बाकी जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? नहीं, ऐसा है, लॉकडाउन में सबको ये कहा गया था कि सब अपने अपने स्थान पर ही रहें। नहीं तो कई बार नेता लोगों के घूमने से व्यवस्था से अव्यवस्था हो जाती है। तो हमने ही कहा कि आप लोग रहिए, जरूरत होगी जब आपको बुला लेंगे। 1-2 बार मीटिंग हुई तो सारी जनप्रतिनिधि को बुला के हमने मीटिंग की, उनसे सलाह ली। पर उनको एक अलग काम दे रखा है सारे जनप्रतिनिधि। मैं कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की बात करूँ, सब अपने अपने क्षेत्र में नीडी टू फूड, जिनका आवश्यकता है वो भोजन की व्यवस्था आप करो। और आपको ऐसा लगता है कि इसको मेडिकल की आवश्यकता है तो आप बताइए, उसको मेडिकल की व्यवस्था भी करेंगे। अपने अपने क्षेत्र को सबने संभाला। जहाँ तक आपने कहा कि मैं चंदन नगर गया, तो देखिए मैं तो इंदौर का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि इंदौर ने मुझे पहचान दी। तो इंदौर में जरा सा भी कुछ, छोटा सा भी कुछ होता है तो मेरी रात की नींद हो जाती तो ये दुर्भाग्यजनक घटनाएं क्यों हुई था, जिनका टाटपट्टी बाखल, रानीपुरा, चंदन नगर, आज विनोबा नगर? गलतफहमी कुछ इस प्रकार की विकृत मानसिकता के लोगों ने समाज के अंदर मिसलीड शब्द का उपयोग करा और समाज को भ्रमित करने की कोशिश की। और जब वास्तविकता समाज ने जानी तो पूरा समाज आज प्रशासन के साथ खड़ा। तो घटना हो गई, इंदौर बदनाम हुआ। इस बात के लिए हम सबको अफसोस है और हम शर्मिंदा हैं। पर अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमने बहुत होमवर्क किया। आज फिर हुई पुनरावृत्ति विनोबा नगर में। वो वाली घटना नहीं है। विनोबा नगर की मैं वास्तविकता भी लेके आ रहा हूँ, मैं कंट्रोल रूम से आ रहा हूँ। तो विनोबा नगर में 2 परिवार के बीच में झगड़ा चल रहा था। इसी बीच में स्वास्थ्य की टीम पहुँच गई तो एक व्यक्ति समझा कि इनके परिवार के समर्थक, तो उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर दिया, उन पर भी हमला किया और साथ में उन पर भी हमला हो गया। बाद में स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थकों से ही मेरी बात है, उन्होंने बोला हमारा कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा किसी हो गया था, हम तो जैसे निकल रहे थे। तो विनोबा नगर का विवाद अलग है और चंदन नगर और टाटपट्टी बाकल का अलग था। चंदन नगर और टाटपट्टी बाकल में टारगेट करके पुलिस कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया था। यहाँ वैसी बात नहीं। कैलाश जी, चूँकि आप इंदौर के महापौर रहे हैं और आपने इंदौर की गली गली से आप वाकिफ़ हैं, हर जगह आपके समर्थक हैं और संभवतः आप ऐसे एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इंदौर के जिसको लगभग सारी मुस्लिम बस्तियों से, खजराना से और बॉम्बे बाजार से भी आपके महापौर चुनाव के दौरान लीड मिली, वरना भाजपा की पेटियां खाली रहती हैं इन क्षेत्रों में। लेकिन अभी जो कोरोना की जो भीषिका है, जो कहर है, वो इन्हीं बस्तियों में जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं इन बस्तियों के लिए? इन बस्तियों में विशेषकर वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के धार्मिक नेता, उन सबसे बात करके प्रशासन का सहयोग, वहाँ सैनिटाइजर हो रहा है, वहाँ पर एक एक घर का सर्वे हो रहा है, वहाँ पर जितने भी बीमार हैं छोटे से भी उनका इलाज, फिर उनको अगर आवश्यकता हो क्वारंटाइन में जाने की, क्वारंटाइन में ले जाना, फिर क्वारंटाइन की सारी व्यवस्था देखना, वहाँ पर जो खाना ढंग से मिले, उनकी व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि अगर वहाँ पर ठीक व्यवस्था नहीं होगी तो फिर भाग कर आ जाएंगे। कुछ वीडियो में हमने ऐसे देखे थे कि वो तो कह रहे थे कि अपन तो घर से बढ़िया होटल में आ गए, घर से ज़्यादा अच्छी जगह है। देना जरूरी, क्योंकि क्वारंटाइन रहना मतलब घर से अलग रहना, इसलिए वो सारी सुविधाएं जो घर पे भी नहीं मिलती उससे अच्छी सुविधाएं मिले, ये हमने जानबूझ के किया गया है। क्योंकि यदि उनको अच्छी सुविधा नहीं देंगे और वो शहर में घूमने लगेंगे तो पूरा शहर को संक्रमित करेंगे। इसलिए उनको एक स्थान पर इकट्ठा करके और वहीं पर रहें, वहीं पर उनका इलाज हो जाए तो कम से कम पूरा शहर बचे। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि उनको अच्छी सुविधा।
कैलाश जी, एक बहुत बड़ी समस्या ये आई कि इंदौर के उन तमाम डॉक्टर्स ने, तमाम नर्सिंग होम ने, जिन्होंने इस इंदौर शहर से दोनों हाथों से पैसा लिया, अपने साम्राज्य बनाया, जब वक्त आया, जब संकट पड़ा, तो ये सारे अस्पताल बंद हो गए या इनमें लोगों को भगाया जाने लगा। आपने एक वो दृश्य देखा होगा, स्कूटी पर एक लाश पड़ी हुई है, वो अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे, उन्हें कहीं भर्ती नहीं किया गया। और इस तरह की लगातार शिकायतें आई कि फ़ोन पे बात की जा रही है कि फ़ोन पे दवाई ले लो, आपको कोई भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सब एक केवल पथराव ही एक बदनुमा दाग नहीं है इंदौर शहर के ऊपर। डॉक्टरों ने जिस तरह से मरीजों को भगाया है अपने अस्पताल से, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि वो भी इंदौर शहर के ऊपर एक बदनुमा दाग है। उसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए प्रतीक जी, जब भ्रम फैलता है, जब अफवाह फैलती है, जब गलतफहमी पैदा होती है, तो इस प्रकार का वातावरण कहीं पर भी किसी भी स्थान पर निर्मित हो सकता है। हॉस्पिटल किसी एक डॉक्टर से नहीं चलता है, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, वहाँ सफाई कर्मी चाहिए। अधिकांश हॉस्पिटल्स के पैरामेडिकल स्टाफ भाग गया, सफाई कर्मी भाग गए, एम्बुलेंस के ड्राइवर भाग गए, हमको हो जाएगा। फिर उन सबको व्यक्तिगत रूप से बात करके कुछ भय से, जैसे सुंदरकांड में चौपाई है कि विनय न मानस जलधि जड़ गए कि धोले राम सको तब भय भी न हो नकरी। थोड़ा प्रशासन की ओर से भय भी दिया गया और उनको ये कहा गया कि अगर आप नहीं आओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। प्रेम से भी समझाया, ये भी कहा कि आप देवदूत हो। तब जाकर लोगों ने काम चालू किया। तो अभी मैं एक व्यवस्था करा के आया हूँ जिला प्रशासन से। एक पूरे इंदौर का एक कंट्रोल रूम बनाया है जो कि सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कंट्रोल रूम। भगवान नहीं करे किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको घर से निकलने के पहले इस कंट्रोल रूम पे फोन करना है। मैं चाहूँगा आपके कैमरे पे आप दिखा दें हमको ये नंबर 2363009 2363009। ये वो नंबर है जो वहाँ के कंट्रोल रूम का है। उस घर से निकलने के पहले आप उस कंट्रोल रूम पे फ़ोन करें कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी को सांस की बीमारी है, मैं किस हॉस्पिटल में जाऊँ। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के हॉस्पिटल है, ग्रीन है, येलो है और रेड है। तो पहले ग्रीन के लायक होगा तो ग्रीन में सजेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको किस हॉस्पिटल में जाइए। और कंट्रोल रूम उस हॉस्पिटल में फ़ोन करेगा कि ये रामलाल जी आ रहे हैं, जो आप इनका इलाज करिएगा। यदि वहाँ पर कुछ परेशानी हो तो वहीं से कंट्रोल रूम पे फ़ोन करें हम वापस कि यहाँ पर ही हमें परेशानी, फलाना डॉक्टर नहीं है, तो कंट्रोल रूम फिर आपकी व्यवस्था करेगा। अभी अलग अलग तरीके से एक हॉस्पिटल में जाना, फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाना, ऐसी बहुत सारी परेशानी आ रही थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने कंट्रोल रूम चलाया और चंद्रमौली शुक्ला एक बहुत ही प्रभावी ऑफिसर है, उसको उसका इंचार्ज बनाया। मैं अभी उसकी सारी व्यवस्था देख के आ रहा हूँ और 20 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन सब से चर्चा करके आया कि आपको क्या क्या काम करना है मुझे बताओ। उनकी क्लास लेके आ रहा हूँ 1-1.5 घंटे में। उन्होंने बोला कि हमें इस प्रकार का काम करना है। ये 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा और मुझे उम्मीद है कि जो असुविधा अभी लोगों को हुई है पिछले दिनों स्वास्थ्य संबंधित, कोरोना के अलावा जो लोग बीमार होते थे, कोई हॉस्पिटल उनको ले नहीं रहा था, देख नहीं रहा था, वो हॉस्पिटल भटक रहे थे, अब उनको भटकना नहीं पड़ेगा। वो कंट्रोल रूम फ़ोन करेंगे, कंट्रोल रूम उनको गाइड करेगा, वो वहाँ जाएंगे, वहाँ उनको समुचित इलाज की व्यवस्था होगी। कैलाश जी, एक दवाई की बहुत समस्या है। कम से कम इंदौर में 3 लाख मरीज ऐसे हैं जिनको हार्ट की, कैंसर की, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की रेगुलर दवाइयाँ लगती हैं। दवाइयाँ का स्टॉक खत्म हो गया, कुछ तो लोगों ने स्टॉक कर लिया, महीने 2 महीने का इकट्ठा खरीद लिया। आगे से दवाइयाँ आ नहीं रही हैं, दवा बाजार में से रिटेलर तक दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही है। और 15 दिन बाद अगर ये दवाइयों की व्यवस्था नहीं होती, स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। दवाइयों के अभाव में ही लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसका मेरी खुद की शुगर की दवाई 3 दिन तक नहीं मिली, पर अब आना चालू हो गई है। जितने भी स्टॉकिस्ट हैं उनसे कलेक्टर ने बात की है और जहाँ से आनी दवा वहाँ पर भी बात की है और जल्दी से ये समस्या का निराकरण हो जाएगा। मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में सारी दवाइयाँ इंदौर शहर में आ जाएगी जो भी शॉर्टेज है। यहाँ तक कि बाबा रामदेव की दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है, उन लोगों का ही फ़ोन आया था तो उनका भी अब चालू हो जाएगा, उनकी दवाइयाँ भी आ जाएगी। क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ ये सब दूर हुआ। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी 20 तारीख से तो सब निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये जो समस्या जो आपने बताया इसका निराकरण अच्छे होगा। कैलाश जी, लॉकडाउन में लोग सब्जी और किराने के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं। नगर निगम ने किया है, नगर निगम से बहुत सारे जो ज़रूरतमंद है जिनको मुफ्त बांटना है उनको बांटे जा रहे हैं।
लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, जो वास्तव में मुफ्त नहीं लेना चाहता, खुद के पैसे लेना चाहता, उसका स्वाभिमान है, उसको किराना उपलब्ध नहीं है। और घर में स्थितियाँ ऐसी खराब होती जा रही है कि 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का किराना बचा हुआ है। और अब इसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी लॉकडाउन 3 पे चले जाएं, तब क्या होगा? देखिए प्रतीक जी, ये विपरीत परिस्थिति है, और विपरीत परिस्थिति में जीने का लोगों को आदत होना चाहिए। सब्जी नहीं है तो हमारे यहाँ 101 प्रकार की सब्जी हमारे घर की महिलाएं बनाती हैं। एक दिन मेथी की सब्जी, एक दिन बेसन के गट्टे, एक दिन तुअर की दाल, एक दिन मूंग की दाल, एक दिन प्याज का बेसन, एक दिन कद्दू का बेसन। 101 प्रकार की बिना सब्जी के हमारे यहाँ व्यंजन बनाती है महिलाएं। कम से कम महिलाओं की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और आजकल तो वीडियो पे सब देख लेती है, वीडियो पे क्या बनाना है आपको सब बनाना सिखा देते हैं। मेरे घर में रोज़ हमारे घर के बच्चे बहुएँ एक एक नई चीज़ बना रही हैं, जो घर में उपलब्ध सामान है उससे। तो ये समय ऐसा है कि प्रतिकूल परिस्थिति का है। हम 2 सब्जी खाते हो, इस समय 1 सब्जी खाइए, बचत भी होगी। और क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति में बहुत अंतर है। जहाँ तक आपने किराने की बात कही, लगभग 1000-1200 दुकानें अभी कल से खुल गई है। अभी 2-4 दिन में वो भी सब समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। उन किरानों की दुकान पर सामान नहीं था, तो उनको सामान कहाँ से आ रहा था, जो होलसेल वालों की उनकी बैठक की, फिर उन होलसेल वालों के पास कहाँ से सामान आ रहा है वो भी तलाश किया। मद्रास तक में हमने फ़ोन किया कि आप ड्राई फ्रूट्स भेजेंगे, तो बोले हमारे पास ट्रांसपोर्टर नहीं है। तो समस्याएं हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, क्योंकि ये ऐसा इवेंट नहीं था कि पहले से ही मालूम था कि आने वाला कोरोना और हमको तैयारी करना, ये वाली तो स्थिति थी नहीं। इसलिए थोड़ी सी मानसिकता, माइंड सेट हमें ठीक करना पड़ेगा कि ये प्रतिकूल परिस्थिति है, इसमें अभावों में भी हमको जीना है, आनंद लेना है, इसमें भी आनंद लेना चाहिए। हम तो आनंद लेते हैं यहाँ पर। जय विधि राखे राम, तही विधि रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने अपने जीवन के इतने अच्छे पल कभी भी नहीं गुजारे जितने अभी गुजार रहा हूँ। भक्ति हो रही है, परिवार के साथ भोजन हो रहा है, बच्चों के साथ आनंद आ रहा है, सत्संग हो रहा है। मैंने बच्चों को श्लोक सुना दिए। अगर आप चाहें तो मैं भी उनको बुला दूँ। 4 साल और 5 साल के बच्चे हैं, उनको महामृत्युंजय याद है, उनको देवी का श्लोक याद है, उनको सब श्लोक याद है, सब हम बैठे बैठे हनुमान चालीसा याद है। हम शाम को बैठकर उनके साथ भजन कीर्तन करते हैं। तो बच्चों में संस्कार डालने का भी समय है। देखिए विपरीत परिस्थिति में भी मोदी जी एक बात कहते हैं, हर समस्या एक अवसर प्रदान करती है, एक अवसर देती है कि आप उसमें क्या करना। ये अवसर है हमारे घर में संस्कार डालने का, हमारे घर के साथ हमारे घर की कमी को दूर करने का, अभाव में कैसा रह सके आनंद के साथ, इसको जीने का। दूध नहीं आ रहा है तो बिना दूध की चाय आज पी के देखिए, बहुत अच्छा लगता है नींबू वाली चाय। नींबू नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बिना नींबू की चाय पियो, आदत डालिए। और ये बहुत अच्छा समय है। व्यक्ति के जीवन में विपरीत समय आना चाहिए हमेशा, और विपरीत समय में आनंद लेना भी आना चाहिए। तो आनंद कहीं बाजार में मिलता नहीं है, हमारे अंदर है। हम अभाव में भी आनंद ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी अकेले संघर्ष कर रहे हैं, मंत्रिमंडल नहीं है। 23 तारीख जब से उन्होंने शपथ ली है तब से वो अकेले ही हैं। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे अधिकारी क्वारंटाइन हैं, स्वास्थ्य सचिव नहीं है, स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव खुद जो है कोरोना हो गया उनको। क्या आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में पूरा मंत्रिमंडल अगर होता तो मुख्यमंत्री जी का थोड़ा सा मदद मिल जाती, थोड़ी राहत मिल जाती? वो अभी अकेले सुपरमैन की तरह पूरे मध्य प्रदेश को संभालने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा उनको एक टीम की ज़रूरत आपको नहीं लगता कि होनी चाहिए? देखिए मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी से के पहली बार मुख्यमंत्री बने, ऐसे मुख्यमंत्री तो हैं। 15 साल का उनका अनुभव। मध्य प्रदेश की गली गली उन्होंने छानी, उनको पाँव वाले भैया कहते थे। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, तब बस्तर से लेकर और झाबुआ तक उन्होंने यात्रा की है, इसलिए उनको पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी है, नेताओं की जानकारी है। जहाँ जिससे जैसे इंदौर में उन्होंने मुझसे रोज़ बात करते हैं, कैलाश जी क्या चल रहा है, बताइए कैसा चल रहा है। इससे हर जगह ऐसे लोग हैं जो उनको फीडबैक देते हैं। और कुछ आवश्यक, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अधिकारियों की संख्या, मैंने कहा कि आप एक्स्ट्रा अधिकारी भेजिए, डॉक्टर भेजिए। आज कम से कम 150 की संख्या में हमारे पास डॉक्टर है। हमें मालूम था कि एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी संक्रमित लोगों की, हमने हॉस्पिटल की व्यवस्था की। आज 2000 बेड है हमारे पास। यदि
2000 बेड पे डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन है, वेंटिलेटर है, सपोर्टर हैं, ये सब सारी व्यवस्था हमने करके रखी और इसमें मुख्यमंत्री जी हमेशा रोज बात करते हैं। आज प्राइवेट हॉस्पिटल का एंगेज मंत्रिमंडल क्यों नहीं होना चाहिए उनके साथ? स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? वित्त मंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी पहली आवश्यकता क्या है? पहली आवश्यकता है कोरोना से जीतना। आज के समय में मंत्री मंडल का गठन करना आप समझते कि छोटी बात नहीं है। सब लॉकडाउन में है, मैं इंदौर में हूँ, नरेंद्र सिंह जी दिल्ली में है, राकेश सिंह जी जबलपुर में है। मंत्रिमंडल हमारे यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं कि हाईकमान को चिट्ठी भेजी और हाईकमान ने राइट कर दिया और वो मंत्री बन जाएगा। हमारे यहाँ बैठक होती है, आँख में आँख डाल के बात करते हैं, सहमति होती है, असहमति होती है, हम अपना पक्ष रखते हैं, दूसरे लोग अपना पक्ष रखते हैं और आखिर में फिर सहमत होकर फिर मंत्रिमंडल बनता है। और अब तो हमारे साथ कांग्रेस का एक बड़ा ग्रुप भी जुड़ा है, उनके साथ भी हमको बैठकर सब तालमेल करना है। तो ऐसा कोई निर्णय हो जाए जो मध्य प्रदेश के हित में नहीं है, ऐसे जल्दबाजी में निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री जी सक्षम है, एक टास्क फोर्स हमारा बना हुआ है जो हम रोज़ बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अल्टरनेट डे बात करते हैं, टेलीफोन से डेली बात करते हैं, अपने अपने क्षेत्र की समस्या जैसे खंडवा, खरगोन, उज्जैन। ये टास्क फोर्स के जो सदस्य हैं ये अधिकारियों को डायरेक्ट निर्देश दे सकते हैं? डायरेक्शन दे या नहीं दे, अगर उनके साथ डायरेक्ट निर्देश सीधे क्या कलेक्टर साहब नहीं करेंगे? देखिए ऐसा नहीं कर सकते संवैधानिक रूप से, पर आप तो जानते हैं कि मैं अभी कंट्रोल रूम से आ रहा हूँ, अधिकारियों के साथ बैठ कर आ रहा हूँ। मैं विधायक भी नहीं हूँ, सांसद भी नहीं हूँ, पर एक जनप्रतिनिधि था और इस हिसाब से बिहार में सब लोगों के साथ बैठ कर आ रहा हूँ। तो संवैधानिक रूप से हम कोई निर्देश नहीं दे सकते और सलाह तो दे ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि निर्देश की आवश्यकता होती है तो हम मुख्यमंत्री जी को बोल देते हैं कि भाई ये होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी निर्देश दे देते हैं। टेलीफोन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग डेली बात करते हैं। मेरी 8 घंटे रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बंगाल, दिल्ली, भोपाल रोज़ बात होती है, 8 घंटे कम से। सोनिया जी ने कहा कि साहब जो मोदी जी ने लॉकडाउन किया वो पूरी तैयारी से नहीं किया, और राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि साहब जो लॉकडाउन हुआ वो उससे कुछ नहीं होगा, पॉज बटन है। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं चूक हुई है मोदी जी से कि लॉकडाउन की तैयारी नहीं हो पाई? देखिए कोरोना भी बोल के तो आया नहीं, और ये तो पता नहीं था कि कोरोना आ रहा है तो इसलिए आपको तैयारी करके रखें। आज विश्व का नक्शा उठा के देख लीजिए आप, और विश्व की वो ताकतें जो दुनिया में अपने आप को सबसे ताकतवर मानती थी, उनकी क्या दुर्दशा है। मैं किसी देश का नाम लेना नहीं चाहता, पर क्या हालत है उनकी। तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़, हम पूरी दुनिया के अंदर सारे देशों से अच्छी स्थिति में, तो इसका श्रेय अगर किसको जाता है तो मोदी जी को जाता है, उनके टफ डिसीजन को जाता है, उनके समय के साथ लिए हुए डिसीजन के कारण जाता है। यदि वो समय पे डिसीजन नहीं लेते तो IMF ने, WHO ने कहा कि यदि इंडिया में समय पर लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिया होता तो ये संख्या लाखों में होती। पर राहुल गांधी ने बहुत पहले चेता दिया था, तब मोदी चेते नहीं। 12 फरवरी को राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कोरोना महामारी के रूप में आ रहा है, चेत जाइए। अब उनको पता होगा चाइना में, उस समय चाइना में आ गया था ना 12 फरवरी। ऐसा है कि उन्होंने जरूर कह दिया होगा, पर कोरोना इस प्रकार की बीमारी है, इसका एहसास दुनिया में किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। जैसे आया वैसे ही सबने तैयारी की, और भारत ने तो बहुत अच्छी तैयारी अच्छा, की। क्या मध्य प्रदेश का इसलिए नुकसान हो गया कि कमलनाथ जी सरकार बचाने में लगे थे, आप सरकार गिराने में लगे थे, कोरोना अपना काम करने में लगा था? देखिए ये विषय, इस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हमको सबको साथ में मिलकर, मैं इसे छोटी लड़ाई नहीं मानता, मैं इसे विश्व युद्ध मानता हूँ। विश्व युद्ध में 2 देश की सेनाएं लड़ी, पर इस युद्ध के अंदर भविष्यवाणियां की गई कि जैविक युद्ध होगा एक बार, वो जैविक युद्ध हो रहा है, जैविक युद्ध है, और इससे सारा विश्व इससे धाराशायी है। मुझे लगता है कि आज के समय में हमें उसने क्या किया, इसने क्या किया, इस पर अगर कम चर्चा करते हुए हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करें तो ज़्यादा उचित होगा। जो आपने कहा ये बात सही भी है, पर मैं चाहता नहीं हूँ कि उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी। अभी सर तबलीगी जमात, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत में जितने मरीज हैं कोरोना के उसमें 35 से 40% तबलीगी जमात सिंगल सोर्स। उत्तर प्रदेश में तो 60% है, दिल्ली में 58% है, तमिलनाडु में 95% है ये तबलीगी जमात के लोग। तबलीगी जमात ने जिस तरह से मौलाना साद ने जो भूमिका है मौलाना साद की, और जिस तरह से तबलीगी जमात ने इस पूरी बीमारी को छुपाया, क्या
इसमें कोई आपको अंतर्राष्ट्रीय साजिश, खासकर पर एक आतंकवादी साजिश, एक जिहादी साजिश की बू नजर आती है। और इस तरह के सबूत मिलने लगे हैं। कुछ इस तरह के वीडियो आए कि कोरोना वायरस इसलिए फैलाया गया है क्योंकि मोदी यहाँ पर है, अमित शाह यहाँ पर है, इसलिए कोरोना वायरस यहाँ फैलाया। देखिए, इस प्रकार के वीडियो मैंने भी देखे प्रतीक जी, पर अभी इसका हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं है। पर हाँ, ये वीडियो कुछ शैतानी ताकतें भी हो सकती हैं, कुछ इस प्रकार के लोग हो सकते हैं हमारे देश में, है तो सही, जो किसी के ऊपर भी थूक देते हैं। इस प्रकार की जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने समाज को भ्रमित करने की कोशिश की, और समाज भ्रमित भी हुआ कुछ हद तक। कल यूपी के अंदर पथराव किया गया पुलिस के ऊपर। ये सब इस प्रकार की विकृत मानसिकता है। इनका इलाज बहुत ताकत से होना चाहिए, जैसा योगी जी ने किया, जैसा इंदौर में हुआ, तत्काल उनके ऊपर कासूका लगे। तो पर ये बहुत 1-2% लोग हैं। ये 1-2% लोग समाज में विश्वमन करते हैं, और मैं पूरे समाज को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ये ठहराता। क्या एक जिहाद का रूप ले रहा है? जिस तरह से वहाँ पर एक मौलाना साहब की तकरीर है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोरोना हो ही नहीं सकता और आप तो यही रहिए और यहीं पढ़ते रहिए, और बार बार वो जिस तरह से उन्होंने सारे नियमों को और गाइडलाइंस को दरकिनार करके लोगों को 2800 लोगों को अपने यहाँ रखा, ये सब क्या संकेत कर रहा है? मैं एग्जैक्ट अभी कुछ बोल नहीं पाऊँगा, पर हाँ, इससे शंका इस प्रकार की पैदा होती है कि इस देश के अंदर कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो मानव बम बनकर समाज के अंदर विकृति फैलाना चाहते थे। और मैं समझता हूँ इससे समाज जागृत हो गया है, और भविष्य में इसका खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा कि कौन गलत है और कौन सही है। और मैं समझता हूँ ये कि लेसन भी समाज को मिला है, देश को मिला है। क्या ये लेसन मिल रहा है कि जो विभाजन की दरार पड़ी है दो वर्गों के बीच में, ये और चौड़ी हो गई है और गहरी हो गई? जिससे दो वर्गों के बीच का मत बोलिए, कुछ शैतानी दिमाग वाले लोग इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब एक तबके से ये बात उठने लगी है कि हम दुकानदार का नाम देकर सामान खरीदेंगे, हमें किस दुकान से सामान खरीदना ये हम तय करेंगे। अब इतना आसान सब चीज़ें नहीं रहेंगी। तो क्या वो जो गंगा जमनी संस्कृति की बात हम जो करते हैं उसमें कहीं दरार आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो समाज है, हमारी हिंदू संस्कृति है, ये बहुत ही लिबरल है। और हो सकता है कि टाइम बीइंग इस प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है, पर समाज एक रहेगा, और इस प्रकार की विकृतियों के आगे समाज का विभाजन नहीं होगा। ये मेरी मान्यता है, और हम लोग इस दिशा में बहुत कोशिश भी करें। लेकिन तबलीगी जमात के खिलाफ कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से या तृणमूल कांग्रेस से या कम्युनिस्टों से कोई उनके खिलाफ कोई बयान नहीं आया अभी तक, जबकि तबलीगी जमात सबसे बड़ा सिंगल सोर्स हुआ है और लगभग 45% जो मरीज हैं वो तबलीगी जमात के कारण है। उसके बावजूद भी किसी, और मध्य प्रदेश के भी कई दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं जो अक्सर समर्थन करते रहते हैं, उनकी तरफ से भी तबलीगी जमात के लिए कोई एक शब्द नहीं आया है। तो क्या आप मान रहे हैं इस चीज़? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कुछ विषय ऐसे रहते हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर होना चाहिए। एक राष्ट्र धर्म भी होता है, राजनीति में राष्ट्र धर्म बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से जिन राजनीतिक दलों का आपने नाम लिया, ये राष्ट्र धर्म की चिंता नहीं करते, कुर्सी धर्म की चिंता करते हैं, और इसलिए सही बोलने में ये लोग घबराते हैं, सही को सही बोलने का साहस नहीं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए कि राष्ट्र धर्म क्या होता है, उसके अनुसार राजनीति करेंगे तो सही बोलने लगेंगे। जिन दलों का आपने नाम लिया शायद कुर्सी धर्म का पालन करते, इसलिए नहीं बोल पाते। क्या इस भीषण संकट में भी साजिश षड्यंत्र हो रहे हैं? जिस तरह से बॉम्बे में एक अफवाह फैली और हजारों लोग, लगभग 25-30 हज़ार लोग बांद्रा पे आकर खड़े हो गए, जबकि वो सारी ट्रेन बंद थी, सारी बसें बंद थी। एक बार फिर अफवाह दिल्ली में फैली और सारे मजदूर अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े और हजारों की लोग संख्या सड़क पर आ गई। तो क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो लगातार सक्रिय हैं देश को तोड़ने में? देखिए, द्वापर युग, त्रेता युग, सब में इस प्रकार की ताकतें रही। भगवान राम का अभी रामायण आप देख रहे हैं, उन्होंने राज दरबार में पहुँचे और सिर्फ अपने गुप्तचरों से पूछा है कि शहर में
अयोध्या में मेरे बारे में क्या टिप्पणी करी, उसने बोला कि भाई एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मार रहा था और कह रहा था कि मैं राम नहीं हूँ जो सीता को रख ली, जिन्होंने सीता को रख लिया, मैं रखूँ अपनी पत्नी। इस प्रकार के लोग हर हमेशा रहे, पर समाज में कभी भी इनको सम्मान नहीं। तो अभी भी हैं, और अभी भी इस प्रकार के लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं। और मुझे लगता है कि समाज में ऐसे लोग सम्मान नहीं पा पाएंगे कभी, अपनी हरकत करते रहेंगे, थोड़ा बहुत समाज को बेंड करते रहेंगे, पर ऐसे लोग न लीड कर सकते समाज को, न समाज उनके साथ जाएगा कभी भी, और न समाज में उनको सम्मान मिलेगा। कोरोना आया है, चला भी जाएगा, हम पहले भी हमने हराया है, और विश्व विजेता सिकंदर और कहीं हारा हो ना हारा हो, भारत आकर तो हारा ही था। मुझे लगता है कि कोरोना और कहीं हारा या ना हारे, भारत आकर ज़रूर हारेगा। लेकिन कोरोना के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है, जो लोगों के मन में अभी से एक बेरोजगारी का डर है, मन में लोगों के नौकरी जाने का डर है, और कैसे सर्वाइव करेंगे लोग, कैसे होगा इसमें? देखिए, सरकार की काम करने की एक सीमा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आरबीआई ने बहुत अच्छे कल इकोनॉमी बूस्ट हो इसके लिए घोषणाएं की। समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा, सिर्फ सरकार नहीं, समाज भी। मुझे लगता है कि आपने विषय जो छेड़ा है, यह हर व्यक्ति को अपने स्तर पर विचार करना है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस अवसर का लाभ उठाकर हर व्यक्ति को अपने खर्चे कम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो माली हो, सबको अपने खर्चे कम करना चाहिए। इस देश को संभालना ये सिर्फ मोदी जी की जवाबदारी नहीं है, आपकी भी है, मेरी भी है, कैमरामैन की भी है, आपके यहाँ जो रिले कर रहा है उसकी भी, हम सबको संभालना। क्योंकि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही, इस देश के अंदर इतनी सारी संपत्ति है कि हम दुनिया का सारा कर्ज एक दिन में उतार सकते हैं, इतनी हमारे घर की महिलाओं के पास सोना है। ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है प्रतीक जी। दुनिया के अंदर किसी भी देश में महिलाओं के पास इतना सोना नहीं होगा जितना और हमारे। IMF कह भी रहा है कि आप सबसे पहले उभरोगे। हम सबसे पहले उभरेंगे, ये हमारी एक विशेषता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी अपना माइंडसेट तैयार करके रखना है कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में हम देश को दुनिया के अंदर कैसे नंबर 1 बनाएंगे। मुझे बहुत मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। देखिए, इस कोरोना के संकट पे भी उन्होंने बिजनेस कर लिया। आज दुनिया को दवाई जा रही है हमारे देश में, दुनिया को मेडिकल किट्स जा रही है। कल इंदौर से दक्षिण अफ्रीका का विमान उड़ा है। हमारे डॉक्टर्स के पास पीपी किट नहीं थी, इतनी बनवा दी मोदी जी ने, इतनी परमिशन दे दी कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे पीतमपुर में बन रही, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो सरकार को जो करना चाहिए वो अभी कर रही है। और इतना बड़ा मेडिकल का वर्ल्ड पे मार्केट खुला है हमारा कि मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनियों को 24 घंटे चल रही है, उनके पास मजदूर नहीं है, पैकिंग करने वाले लोग नहीं है, इतना ऑर्डर उनके पास सारी दुनिया से मिल गया है। तो भारत की क्षमता है, भारत के अंदर फिर से खड़े होने की एक ताकत है। इस ताकत के लिए एक माइंडसेट सबको बनाना पड़ेगा, तब वो बढ़ जाएगा। पश्चिम बंगाल के आप प्रभारी हैं, अगर मैं पश्चिम बंगाल की आपसे बात ना करूं तो बात अधूरी रहेगी। वहाँ 40% करीब मुस्लिम आबादी है, और मुस्लिम ज़िले हैं बहुत, मुर्शिदाबाद और इस तरह के मालदा जैसे। वहाँ क्या कोरोना की स्थिति है, और वहाँ आपकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस भूमिका में है? आप यहाँ हैं, यहाँ से आप उनको किस तरह से मार्गदर्शन दे रहे हैं, किस तरह से उनके टच में हैं, और वहाँ पर तूड़मूल से लड़ते हुए आपके बंगाल के कार्यकर्ता किस तरह से सेवा भाव कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी 12 बजे से 2:15 बजे तक नड्डा जी, मैं और हमारे शिव प्रकाश जी, अरविंद नरेंद्र जी और सारे सांसद बंगाल, हम लोगों ने 2-2.5 घंटे बात की। सांसद अपने घर में बंद है, बाहर पुलिस खड़ी, उसको बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं। वो चाहता है कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के गरीबों को अनाज बांटूँ, उनकी सेवा करूँ, वो नहीं कर पा रहा। सरकार, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार ने जिन गरीबों को 5 किलो अनाज दिया है, वो अनाज कंट्रोल के माध्यम से नहीं बढ़ रहा है, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर से बढ़ रहा है। मिलना चाहिए, उनको देना चाहिए 5 किलो, दे रहे हैं वो 2 किलो, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हॉस्पिटल कलकत्ता में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चौपट है। 6 हॉस्पिटल अभी पिछले 10 दिन के अंदर, बड़े हॉस्पिटल बंद हो गए, लोग, डॉक्टर खुद संक्रमित हो गए। और ममता जी इस कोरोना में भी राजनीति कर रही है। लॉकडाउन
40% लोगों के लिए नहीं है, 60% लोगों के लिए है। कुल मिलाकर सिर्फ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति वहाँ पर है, और मैं समझता हूँ कि इससे बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो रही है। वास्तविक आंकड़े कोरोना के आ नहीं रहे हैं, डेथ छुपाई जा रही है। जो कोरोना से मर रहे हैं उनको कब्रिस्तान नहीं ले जाकर और किसी स्थान पर जलाया जा रहा है। एक बहुत भयावह स्थिति है, बारूद के ढेर पर है बंगाल। तो मुझे लगता है कि सारे देश में अलग अलग दलों की केंद्र सरकार मूक दर्शक बना हुआ क्यों देख रहा है? केंद्र 356 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? NCR क्यों नहीं दे रहा? देखिए, किसी भी राज्य को यदि केंद्र की एडवाइजरी आती है तो एक बहुत बड़ा साइन है। गृह मंत्रालय ने तीन एडवाइजरी भेजी है बंगाल। गवर्नर से रिपोर्ट मंगाई, गवर्नर को कहा कि सारा वॉच करें, गवर्नर वॉच करके रिपोर्ट भेजें। हम लोग भी अपने माध्यम से सरकार को जानकारी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो भले ही 356 का उपयोग है, बाकी हमने हमेशा धारा 356 का विरोध किया। हम एक चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, पर यदि देश में बर्बादी कोई करेगा, वहाँ के समाज में बर्बादी करेगा, समाज के प्रति जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, देश के प्रति जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, तो आवश्यकता पड़ी तो फिर 356 के बारे में भी हम सरकार से आग्रह करें। कैलाश जी, क्या लग रहा है आपको कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा या 3 मई के बाद हम लोग वापस से वैसे ही सामान्य जीवन जी पाएंगे? देखिए, सामान्य जीवन जीने में अभी इस देश को समय लगेगा। कितना समय? मुझे लगता है कि लगभग 1 महीना। हमें लॉकडाउन तो कुछ क्षेत्रों में होगा, बाकी जगह धीरे करके ग्रेजुअली छोड़ेंगे, पर हम सबको मास्क लगाना, हम सबको सामाजिक दूरी बना के रखना, ये सब का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जो इस प्रकार का वायरस है, जो मैंने स्टडी की, मैं नॉन टेक्निकल आदमी पर नेट पर बैठ के पढ़ता रहता हूँ, हो सकता है आपके अंदर हो, पर आपकी रेजिस्टेंस पावर इतना है कि आप वो वायरस आपके से संघर्ष कर रहे हैं। आप मेरे से मिले, हाथ मिलाएं, मेरा रेजिस्टेंस पावर नहीं है, मेरे में सक्रिय हो जाएगा। आप उसको मार टेबल, माइक सब में रहता है, सब में रहता है 8 से 72 घंटे तक। तो वो क्या है कि व्यक्ति की प्रतिरोध क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, और इसलिए हमें सामाजिक दूरी बना के रखना पड़ेगा लंबे समय तक, लगभग 1-2 महीने तक। मुझे लगता है कि अभी 15 तारीख से वायुयान चालू होने वाला है। मुझे कलकत्ता वालों ने बोला कि आप आइए, मुझे अभी 1 महीने नहीं आऊँगा, मैं अपना इम्यूनिटी पावर ही बढ़ाऊँगा, और ये जो संक्रमण जिस कैसे कम हो। अभी आप हमारे घर पे आए तो हम आपको पूरा सैनिटाइज किया होगा, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जान है तो जहान है, और हमारी तो